2.8 आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर बेसिकली कोई नहीं होता दुनिया के अंदर, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल की आती हैं तो हमारे पास जो रियल डिजाइन आते हैं उनके भी जो पैरामीटर्स हैं और उनकी जो इफेक्टिव वैल्यूज हैं वो उसके करीब करीब आए। फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी हम कहते हैं कि हम खुद से कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जी पीछे एफएससी में भी पढ़ा है कार्नोट इंजन और दूसरे इंजन हम लोग पढ़े हैं, हमने कहा इनकी एफिशिएंसी 100% होती है। आइडियली कोई भी इंजन हो या कोई भी डिवाइस हो उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होती, ना ट्रांसफार्मर की होती है। बट आइडियली हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आइडियल ट्रांसफार्मर की 100% होती है। अब रियल ट्रांसफार्मर ऐसे डिजाइन किया जाए कि उसकी एफिशिएंसी इस आइडियल ट्रांसफार्मर के करीब करीब आए, 99.5%, 99%, 98 से अबव हो जाए, ये समथिंग एज दैट। सेम इज द केस विद लॉसेस। आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। हम कहते हैं रियल ट्रांसफार्मर बनाया जाए उसके लॉसेस कम से कम हो। इसी तरह बाकी और पैरामीटर्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग और कंपैरिजन के लिए लफ्ज आइडियल इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल आइडियल होता कोई नहीं है। हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं कि हैज नो लीकेज फ्लक्स, उसके अंदर लीकेज फ्लक्स नहीं होता। लीकेज तो आइडियल है तो लीकेज नहीं होगा। नो कोर लॉस भी नहीं होगा। परमेबिलिटी ऑफ इट्स कोर इज इनफाइनाइट, म्यू आर जो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है और जो इसकी परमिशन टू अलाउ मैग्नेटिक लाइंस टू फ्लो थ्रू इट इनफिनाइट है। इट रिक्वायर्स नो एक्साइटिंग करंट टू मेंटेन द फ्लक्स। आई नॉट एक्साइटिंग करंट है जो रियल ट्रांसफार्मर में उसकी वैल्यू होती है 1 to 2%। कोर को एक्साइट करे तो यहाँ पे लॉस नहीं होगा तो कोर ऑलरेडी रहेगी, तो आइडियल में एक्साइटिंग करंट नहीं होता, इसलिए कहा जाता है। इट्स वाइंडिंग हैव जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस लाजिम है, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो रेजिस्टेंस तो हमारे पास ऑपोजिशन को कहते हैं, तो रियल ट्रांसफार्मर में होती है तो आइडियल में नहीं होती। बाकी इस्तेमाल हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, ठीक है। अभी कुछ एक रिलेशनशिप है हम जो है वो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए डिराइव करेंगे। तो टर्न रेशियो क्या चीज होती है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, या नंबर ऑफ टर्न्स इन द हाई साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द लो साइड, एनपी बाय एनएस या वीपी बाय वीएस, ये दोनों रिलेशनशिप है। तो टर्न रेशियो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन हाई साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन लो साइड, या इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो, E dash high side by E dash low side, और that is approximately equal to V high side by V low side। बात एक ही है, that is equal to A। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम कि E dash P primary divided by E dash S is equal to NP by NS equal to A। and what is E dash P? Induced EMF across the primary side। E dash P is the induced EMF across the primary side। E dash P is equal to A E dash S, ठीक हो गया। इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर। सो इनपुट इम्पीडेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम सर्किट में पढ़ चुके हैं। इम्पीडेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, ठीक है, इन एसी सर्किट्स, नॉट इन डीसी। नो इम्पीडेंस इन डीसी सर्किट्स, देयर इज एन इम्पीडेंस कॉन्सेप्ट इन एसीज ओनली, ठीक हो गया। So input impedance source की, that is here we can see Zn dash, that is referred to the primary side. Zn dash input impedance of the transformer, input impedance of transformer is referred towards the primary side, तो primary को source supply करते हैं। So Zn dash is equal to E dash P by IP, ठीक है जी, voltage by current हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि E dash P by E dash S, ये हम खुद कर रहे हैं इसको। E dash P divided by E dash S can be written as E dash P magnitude and angle alpha, similarly E dash S angle alpha। तो अगर E dash P और E dash S दोनों के मैग्नीट्यूड तो लाजिम बात डिफरेंट होंगे, अलबत्ता अगर इनके एंगल सेम है देन कैन बी रिटन एज अगेन E dash P is equal to A E dash S, otherwise they can be written in the form of their angles। कि यार AC साइन का फेज डिफरेंस कितना आया है, एंगल कितना है, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड और एंगल। तो चूंकि फेज शिफ्ट अगर हम देखें और फैक्टर्स ना देखें तो फेज डिफरेंस जो इनपुट में देंगे तो आउटपुट में तो उस तरह बराह रास्त डिफरेंस नहीं होता, ठीक हो गया। इस वजह से एंगल अल्फा से इसको डिनोट करके दोनों को कैंसिल आउट किया है और E dash P is equal to E dash S को लिखा है, ठीक हो गया।
फिर ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि जो हमने पढ़ा था पावर अक्रॉस था बोथ साइड्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, इनपुट साइड, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड, ये पावर कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ई डैश पी आई पी, ठीक है, आई पी हैज अ स्टेरिक साइन, तो इसको डिफरेंट करने से इसे आई डैश पी बी लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसने डैश से लिखा है, स्टारिक से लिखा है, आप स्टारिक से लिखें, डैश से लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। पावर अक्रॉस द प्राइमरी इज इक्वल टू ई डैश एस आई एस, पावर अक्रॉस सेकेंडरी कांस्टेंट है। तो देख लें कि यहां पर ये देखें कि आई डैश पी या आई पी स्टारिक इज इक्वल टू ई डैश पी ई डैश एस बाय ई डैश पी इंटू आई एस। अब यहां से ये देखें कि ये वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द करंट इन द प्राइमरी, द पावर अक्रॉस द नेटवर्क इज कांस्टेंट, ठीक है जी। सो करंट हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद द वोल्टेज, ये देख लें इस तरह, ठीक है। सो ई डैश पी इज इक्वल टू ई डैश एस बाय ई डैश पी इंटू आई एस, ये निकल जाएगा यहां से, इसको हम इस तरह निकाल सकते हैं इधर से, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि आई स्टारिक पी इज इक्वल टू, अब ई डैश पी यहां पे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, लेके जा सकते हैं, गलत तो नहीं है। ई डैश पी बाय ई डैश एस हो जाएगा। तो अब ई डैश पी बाय ई डैश एस ऑलरेडी ए है, टर्न रेशो, तो क्या हो जाएगा, आई पी स्टारिक इज इक्वल टू 1 बाय ए आई एस स्टारिक, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई पी इज इक्वल टू 1 बाय ए आई एस, या आई डैश पी इज इक्वल टू 1 बाय ए आई डैश एस, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आई पी की, इसको हमने पुट करना है 215 में, ये 215 है, दिस इज 215 ई डैश पी बाय आई पी। सो आई पी की वैल्यूज में पुट की तो जेड एन डैश इज इक्वल टू ए ई डैश एस। ई डैश पी की वैल्यू क्या है, ई डैश पी 215 को देखें जरा, ई डैश पी की वैल्यू है हमारे पास जो पीछे हमने लिखी है ए ई डैश एस, ठीक है। आई पी की वैल्यू क्या है 1 बाय ए आई एस, तो 1 बाय ए आई एस हो जाएगा, तो ये ए ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, सो ई डैश बाय एस। अब ई डैश एस बाई आई एस इज द सेकेंडरी इम्पिडेंस, ठीक है जी, इट इज द सेकेंडरी इम्पिडेंस। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज अ लोड इम्पिडेंस, इसे लोड इम्पिडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। जेड एन डैश इज इक्वल टू जेड एल, द लोड इम्पिडेंस इज इक्वल टू ई डैश एस बाई आई एस। और अगर लोड की मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी में अगर लोड की इम्पिडेंस काउंट की है तो फिर तो जेड एल है, अदरवाइज अगर लोड नहीं है या ओपन सर्किट है तो फिर जेड एस हो जाएगा, फिर क्या होगा जेड एस, सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, अदरवाइज जेड एल होगा, लोड भी काउंट होगा इसमें, तो ई डैश एस बाय आई एस, ठीक है। ये वैल्यू आपने जेड एल की वैल्यू आई है, ये जेड एल वैल्यू बैक इसके अंदर पुट करें 217 के अंदर, तो आपके पास आ गया जेड इन डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड एल, जेड इन डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड एल। अब ये एक रिलेशनशिप है, जरा इसको गौर से अंडरस्टैंड करना है कि इनपुट इंपीडेंस ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर या इनपुट इंपीडेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टर्न रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द इंपीडेंस ऑफ द लोड साइड। इसका मतलब ये है कि अगर टर्न रेशियो को मैं डबल करता हूं, ठीक है जी, टर्न रेशियो को मैं डबल करता हूं तो इनपुट इंपीडेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो आपने डिजाइन के अंदर ट्रांसफार्मर के इस टर्न रेशियो को भी कंट्रोल करना है, ये याद रखिएगा। ये चीज बढ़ जाएगी फिर इनपुट इंपीडेंस, और ये बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है वोल्टेज करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो एब्जॉर्ब इनपुट इंपीडेंस कर लेगी, तो आउटपुट में फिर क्या आएगा, क्वेश्चन यही है। तो इस वजह से हमने टर्न रेशियो को भी कंट्रोल करना है, कितनी रखनी है ताकि इनपुट इंपीडेंस उसको कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी में इफेक्ट ना पड़े। फिर साथ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है जेड एल, लोड इंपीडेंस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों का जो आपस में मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर बनेगा दैट इज इक्वल टू जेड इन डैश। अब यहां पे वो लिखता है ऑथर के इक्वेशन 219 इंडिकेट्स दैट अ वेल डिजाइन ट्रांसफार्मर विद वेरी लो लीकेज फ्लक्स कम होगा कैन बी यूज एज एन इंपीडेंस मल्टीप्लायर। दिस एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन 219 की, ए स्क्वायर जेड एल, दैट इज कॉल्ड एज इंपीडेंस मल्टीप्लायर। लाजिम बात है इंपीडेंस मल्टीप्लाई हो रही है टर्न रेशियो के फैक्टर से। द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द टर्न रेशियो, ठीक है। अब इसको मैंने कहा ना जरा बढ़ाएंगे तो ये तो स्क्वायर है ऊपर, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांसफार्मर स्पेशली डिजाइन फॉर दिस पर्पज
आर कॉल्ड एज इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर्स कि इनपुट पे कितनी है, आउटपुट पे कितनी है, इनपुट पे कितनी रखनी है, आउटपुट पे कितनी आनी चाहिए। सो दे हैव एप्लीकेशंस इन ऑडियो सिस्टम्स, इसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। यहां तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मजीद आपने सर्किट 2 के अंदर इम्पीडेंस मैचिंग भी पढ़ा होगा, एम्पलीफायर्स के अंदर भी इम्पीडेंस मैचिंग होती है। ये आपने देखा तो होगा, नहीं तो ये एप्लीकेशन आप थोड़ा सा कर लें तो आप उसको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आगे एग्जांपल बहुत सिंपल सी है, 2.4 है। आपके पास कहता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर विद प्राइमरी एनपी 200 टर्न, सेकेंडरी एनएस 20 टर्न्स। 200 ये है, 20 ये है, तो टर्न रेशियो कितनी आ गई, 200/20 10। हैज प्राइमरी कनेक्टेड टू 120 वोल्ट, ईपी या वीपी 120 वोल्ट है, 60 हर्ट्ज है, एंड इट्स सेकेंडरी कनेक्टेड टू ZL। अब ये देखो 100 एंगल दिया हुआ है, 100 एंगल सेकेंडरी कनेक्टेड टू लोड है ना, 100 एंगल 30 डिग्री इम्पीडेंस लोड, ये लोड है, ठीक है। फाइंड आउट द सेकेंडरी वोल्टेज, टर्न रेशियो निकालेंगे, सेकेंडरी वोल्टेज निकालेंगे, लोड करंट निकालेंगे, इनपुट करंट टू दी प्राइमरी, ठीक है, और ये बाकी चीजें सारी निकल जाएंगी। सबसे पहले आपने टर्न रेशियो निकाली 10, ठीक है, 10 निकल गई तो आपके पास ईपी पता है, ईएस नहीं पता तो आप ईएस निकाल लेंगे, वो भी आ जाएगी, ठीक है जी। आपके पास 120/10 करेंगे, या आपके पास 10 आई है और 120 प्राइमरी की है तो 120/10 करेंगे तो आपके पास ELS या ES जो भी है वो आपके पास आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट पूछ रहा है, लोड करंट तो लोड करंट कौन सा होगा, सेकेंडरी की तरफ होगा, तो IS नहीं पता, इसका मतलब है IP पता है, IPB नहीं पता, तब IP भी नहीं पता, IS भी नहीं पता, तो अब कैसे निकालेंगे क्या कहते हैं अपना लोड करंट सेकेंडरी। सो IS का पता है आपको, ये फार्मूला भी है कि E'(S) बाय ZL। सो E'(S) हमारे पास जो है कितना है, 12 एंगल क्या है इसका, कोई भी नहीं है, 0 डिग्री, डिवाइडेड बाय ZL कितना है, 100 एंगल 30, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी IS की। सेम IP टर्न रेशियो से निकाल लेंगे, ये भी आ जाएगी। और इनपुट इम्पीडेंस आखिर में वो पूछ रहा होगा, इनपुट इम्पीडेंस लुकिंग इनटू दी प्राइमरी टर्मिनल्स, सो Zn'(A²) ZL, तो ये आपके पास एंगल आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सी है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा फार्मूलों का पता होना चाहिए और कैसे आपने प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है आर्टिकल 2.4, तो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं और फिर हम जो है आगे स्टडी करते हैं ट्रांसफार्मर के ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रांसफार्मर्स के 2 टेस्ट हैं बड़े फेमस किस्म के, एक को हम कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरे को हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आपको याद होगा मैंने नो लोड कंडीशन में आपको यही बात बताई थी कि नो लोड टेस्ट इज कॉल्ड एज एन ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। और दूसरा टेस्ट जो था हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो अभी यहाँ पे हम उसको भी देख लेंगे, वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो हमने कहा था कि इन टेस्ट का मकसद क्या होता है, इनका मकसद ये होता है कि ट्रांसफार्मर के हिडन पैरामीटर्स हमें पता चल जाए, ठीक है जी, हम उससे पैरामीटर्स निकाल ले। और ट्रांसफार्मर किसी भी एप्लीकेशन की वजह से सेकेंडरी ओपन भी हो सकता है और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट भी हो सकता है। तो जब वो ओपन होगा तो क्या होगा, ये हमने डिस्कस किया था, तो शॉर्ट होगा तो क्या होगा, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर, ठीक है। तो अब आप देख लें ओपन सर्किट टेस्ट के लिए लेबोरेटरी के अंदर, जब आप मशीन लैब के अंदर हम लोग कैसा बनाएंगे इसको, सेटिंग कैसे बनाएंगे, सेम सेटिंग है, क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। देख लें कि ये सेकेंडरी हमारे पास ओपन सर्किटेड है, that is open circuited, no load conditions, there is no load across the secondary. However, the secondary is called as the highest side. Why? Because the voltage across the secondary is higher as compared to the voltage across the primary. ठीक है, अभी इसका आंसर आपको मजीद पता चल जाएगा। अब यही डायग्राम हमने डिस्कस की थी पीछे नो लोड कंडीशंस के अंदर। हमारे पास इनपुट के क्रॉस वोल्ट मीटर है, ठीक है जी, सीरीज में हमारे पास करंट आ जाएगा, पैरेलल में वोल्ट मीटर और आगे वाट मीटर लगा लेंगे, एक एम्पियर्स जा रहे हैं, एक हम वोल्टेज से लेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमें पावर लॉसेस का पता चल जाएगा क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। अब ये चूंकि हम लोगों ने डिस्कस तो किया हुआ है कि यहाँ पे देयर इज नो लोड अक्रॉस था सेकेंडरी के अंदर लोड नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन से पैरामीटर्स आएंगे पहली बात, और कौन से लॉसेस होंगे, कौन से लॉसेस नहीं होंगे। दीज आर द 2
क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले हम इसे इक्वेशन को देख लेते हैं। नो लोड कंडीशन आई नॉट को हम लिख सकते हैं, मैंने पीछे भी कहा था कि आई ओ सी ओपन सर्किट करंट दैट इज इक्वल टू आई एफ ई प्लस आई एम। ठीक है, फिर हमने नो लोड के अंदर आर एफ ई भी निकाला था वी टी या वी ओ सी डिवाइडेड बाई आई एफ ई, और एक्स एम निकाला था वी ओ सी डिवाइडेड बाई आई एम। ठीक है, सिर्फ एक चीज यहाँ पे नई चीज शामिल हुई है, दैट इज वी ओ सी ओपन सर्किट पावर दैट इज इक्वल टू वी ओ सी इंटू आई एफ ई। ठीक हो गया, ये कौन सी पावर लॉस हो रही है ये चीज देखनी है हम लोगों ने, और कौन सी पावर लॉस नहीं होगी इस चीज को देखना है। तो और पैरामीटर्स कौन से निकले, पीओसी ओपन सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट पावर तुम्हारे पास निकली। ठीक है, एक्सएम निकल गया, आरएफई निकल गई, ये हिडन पैरामीटर्स ट्रांसफार्मर के ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट निकल गए। ठीक हो गया, ट्रांसफार्मर की एनालिसिस ओपन सर्किट टेस्ट पे हुई। अब जरा बात थोड़ी सी लॉसेस पे। तो सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं सेकेंडरी की। तो व्हाई द सेकेंडरी, व्हाट इज द सेकेंडरी करंट फ्लोइंग, सेकेंडरी में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो व्हाट इज द करंट हियर इन द सेकेंडरी, आई एस इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द लॉस अक्रॉस सेकेंडरी, द लॉस अक्रॉस सेकेंडरी इज आल्सो 0 बिकॉज पी एस जो सेकेंडरी का है इज इक्वल टू वी एस आई एस इज 0, सो पावर लॉस इज अक्रॉस सेकेंडरी इज 0। द क्वेश्चन इज दिस कि what is the loss going across the transformer in open circuit test? The only loss occurring in a transformer is across the primary side. ठीक है जी, what type of loss occurring in the primary side? प्राइमरी में कौन सा लॉस होता है? The primary is only connected to the core of the transformer. सिर्फ कोर से कनेक्टेड होता है, तो core of the transformer. So what is the value of the current that is flowing through the core, that is exciting current I naught. This is the value of I naught. What is the value of I naught? 2% to 6% of the maximum rated current that is sufficient to energize the core, number one. So core behaves as a load. You can say that for a primary the core behaves as a load because I naught flows through the core. ठीक हो गया, सेकेंडरी में कोई लोड नहीं है, ओपन है, तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे होगी, और कर चुकी यहाँ पे कोर है, कोर इज एक्टिंग एज अ लोड, तो वोल्टेज ड्रॉप होगी यहाँ पे, इट इज एक्टिंग, द प्राइमरी इज एक्टिंग एज अ लो साइड, या इस चीज से लो साइड लिखा है, इसको हाई साइड लिखा है। ठीक हो गया। अब वॉट मीटर आपको क्या बताएगा, वॉट मीटर आपको देगा पावर लॉस अक्रॉस द प्राइमरी। वो पावर लॉस कौन सा हुआ, दिस पावर लॉस इज कॉल्ड एज द कोर लॉस। कोर लॉस हो रहे हैं, कोर में कौन से लॉसेस होते हैं, हाइस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, दोनों का लॉस का सम होगा, ये टोटल लॉस हमें बता देगा। सो पी कोर लॉस, पी ओपन सर्किट लॉस दैट इज इक्वल टू वी ओपन सर्किट, ये जो आ रही है आपके पास ओपन सर्किटेड में, जो वी इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, और आई एफ ई, this is IFE, this is the IFE. Why the person has taken IFE instead of IM? Why? Because ये एक्टिव पावर है, क्या है जी, एक्टिव पावर है। इस एक्टिव पावर के अंदर हम हमेशा रेजिस्टिव कंपोनेंट के लॉस लेते हैं, एंड इट्स यूनिट इज वॉट, इट इज ऑलवेज मेड इन वॉट्स, इट इज नॉट मेड इन वार्स। ये वार्स के अंदर मेजर नहीं होता, वाट्स के अंदर होता है। दैट्स व्हाई वी कंसिडर P active power loss in the core is equal to VOC into IFE। ये कंपोनेंट कंसिडर होता है, ये कंसिडर हम कंपोनेंट कंसिडर नहीं करते। क्यू जहां पर क्यू होगा वहां पे ये कंपोनेंट भी कंसिडर होगा, लेकिन यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कोर के लॉस निकाल रहे हैं। यूनिट ऑफ कोर लॉस वाट्स, W। ठीक है, जो वाट मीटर है, तो दैट विल काउंट फॉर अ VT, ये हो गया, और साथ क्या हो जाएगा IFE। तो आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर ये लॉस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपन सर्किट या नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर में सिर्फ कोर लॉस होते हैं, ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी पे जो लॉस होता है वो 0 होता है, सिर्फ प्राइमरी पे लॉस होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेज आर नेग्लिजिबल। अच्छा, कॉपर लॉसेज कौन से हुए, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है जी, प्राइमरी साइड पे, तो प्राइमरी की अपनी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन चूंकि सेकेंडरी ओपन है तो करंट की डिमांड नहीं है फ्रॉम द सेकेंडरी साइड, आई नॉट की वैल्यू लो है, दे आर नेग्लिजिबल। PCU, the copper loss is equal to I square R losses. Copper losses are called as I square R losses. So I is negligible as compared to the current across the secondary. So that's why the copper losses are negligible. The only losses in the open circuit test are core losses. ठीक है,
ये बात यहाँ पे हमने नोट करनी है। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, इसी को सामने रखते हुए हम शॉर्ट सर्किट देखते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपने क्या करना है, सेम अरेंजमेंट है, सेकेंडरी इज कम्प्लीटली शॉर्टेड हियर, ये देख लें आप। जब शॉर्ट सर्किट कंडीशंस होंगी तो व्हाट विल हैपन, द करंट विल बी मैक्सिमम ऑफ इट्स रेटेड कंडीशंस, द वोल्टेज विल फ्लो डाउन टू जीरो। वोल्टेज क्या होगा, जीरो पे चला जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो व्हाट इज द वोल्टेज लॉस अक्रॉस द लो साइड, लो साइड इसलिए कहा है कि वोल्टेज जीरो हो जाएगा, और दूसरा जो प्राइमरी है वो हाई साइड हो जाएगा। लाजमी बात है, वहां पर हमारे पास इस सर्किट को देखें अगर, तो वहां पे हमारे पास लोड नहीं था तो हाई साइड था। यहाँ पे चूंकि लोड कनेक्टेड है, फुल शॉर्ट सर्किट कंडीशंस है, तो वोल्टेज विल ड्रॉप टू जीरो, वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा, करंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है जी, और ये हमारे पास हाई साइड है, यहाँ पे वोल्टेज इससे ज्यादा ग्रेटर है। ठीक है, इनपुट को प्राइमरी से कनेक्टेड किया थ्रू ऑटो ट्रांसफार्मर, वोल्ट मीटर कर रहा है, सीरीज में एम्पियर को मीटर कर रहा है, और ये वाट मीटर इज गिविंग द वॉटेज ऑफ द प्राइमरी। तो क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉस टेकिंग प्लेस अक्रॉस द सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में देखें तो वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज जीरो है, तो व्हाट इज द लॉस, पी एस इक्वल टू वी एस आई एस। तो वी एस जीरो है तो आई एस के साथ जितना भी हाई हो तो पावर लॉस क्या होगा, जीरो। पावर लॉस अक्रॉस द लो साइड इज जीरो कंप्लीटली। सो व्हाट इज द लॉस गोइंग इन द हाई साइड, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द लॉस गोइंग इन द हाई साइड, और व्हाट इज द लॉस गोइंग इन द प्राइमरी हियर। अब डिफरेंस क्या है, वहां पर लोड नहीं था, यहां पर मैक्सिमम लोडिंग कंडीशंस है। शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या है, मैक्सिमम लोडिंग कंडीशंस है। जब मैक्सिमम लोडिंग कंडीशंस होंगी तो द लो साइड और सेकेंडरी विल डिमांड मैक्सिमम करंट फ्रॉम द प्राइमरी, इट विल ड्रॉ मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम द प्राइमरी, दिस विल कंट्रोल थ्रू द ऑटो ट्रांसफार्मर। उससे करंट कंट्रोल होगा, कितना करंट चाहिए, प्राइमरी से फ्लो करेगा, फिर प्राइमरी से आगे सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होंगी, और सेकेंडरी की जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू पर राइज करेगा। ठीक है, अब लॉस कौन से हुए, सेकेंडरी हमने कहा कि लॉस नहीं होता, जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो। ठीक, प्राइमरी पे सारा लॉस होगा। अब प्राइमरी के अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, प्राइमरी के अंदर दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास हमने कहा था कि कोर की अपनी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है जी, कोर की अपनी रेजिस्टेंस होगी, और वाइंडिंग्स की भी, जो कोर की वाइंडिंग्स है उसकी रेजिस्टेंस होगी, और उसकी अपनी क्या होगी, रिएक्टेंस होगी। ये आप डायग्राम बी में देख रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अप्लाई हुई है, ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहां से शॉर्ट सर्किट वोल्टेज से अप्लाई हुई। ठीक है जी, ये हमारे पास है प्राइमरी की हाई साइड की, ये हाई साइड प्राइमरी वाला है, ये देख लें, इसकी रेजिस्टेंस है, इसकी क्या है, रिएक्टेंस है, और मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट विल फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी, क्योंकि डिमांड लोड की इंक्रीज्ड है, यहां से आईपी की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। पिछले केस में तो आई नॉट था, यहाँ पे आई नॉट नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम आईपीएल होगा, क्योंकि लोड इंक्रीज हो गया तो आईपीएल द वैल्यू ऑफ करंट विल राइज, आईपीएल होगा। ठीक है जी, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा थ्रू द होल नेटवर्क, ये पूरे नेटवर्क में से शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। अब दिस शॉर्ट सर्किट करंट ये है क्या चीज, ठीक है जी, ये जो मैक्सिमम करंट डिमांड कर रहा है बेसिकली, आपको याद होगा हमने पढ़ा था नो लोड के बाद एक और चीज पढ़ी थी कि जब लोड इंक्रीज होगा सेकेंडरी पे तो अब आईपी की वैल्यू क्या होगी, आईपी ये जो फ्लो करेगा यहां से मीटर से, आईपी इज इक्वल टू आई नॉट जो कोर को एक्साइट करता है प्लस आईपीएल, आईपीएल बढ़ा क्योंकि लोड इंक्रीज हुआ यहाँ पे, तो उसका मतलब है ये सम हुआ। पहले आईपी फॉर एग्जांपल था 1 एम्पेयर या 5 एम्पेयर, अब सडन रेटेड पे चला गया है, तो ये जो रेटेड पे क्यों गया है, लोड इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशंस है, तो आईपी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसे कहते हैं ये शॉर्ट सर्किट करंट है जी, ये शॉर्ट सर्किट करंट है, ये फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, अब लाजिम बना जब करंट की डिमांड यहां से इंक्रीज हुई तो करंट एक्चुअली प्राइमरी से भी इंक्रीज होगा। अब पीछे हमने कहा था कि वो जो आई नॉट की वैल्यू थी वो थोड़ी थी, आई नॉट की वैल्यू क्या थी, कम थी, तो आई नॉट वॉज ओनली 1% ऑफ द रेटेड करंट या 2%, तो दैट वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द कॉपर लॉसेस, the resistive loss is I square R losses। तो वो जो I नॉट था, क्योंकि IPL के साथ ज्यादा काउंट होता था तो IPL ही नहीं था। अब यहाँ पे जो I नॉट है वो 1% ऑफ द रेटेड करंट है, वो इतना है को साइड कर ले, उसकी वैल्यू 1% है, तो जो वो निग्लिजिबल है, मतलब वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है ट्रांसफार्मर के करंट्स के कंपैरिजन में अगर बात करें तो हमारे पास जो उस लिहाज से जो वो होगा कोर लॉस होगा वो स्मॉल होगा, कोर लॉस क्या होगा, स्मॉल होगा। और
जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू टोटल प्राइमरी करंट की है, शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू जो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से जो प्राइमरी जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, प्राइमरी से जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू जो इंक्रीज करेगी, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे लॉसेस पैदा होंगे, ठीक है जी। वो रेजिस्टिव लॉस भी है, इंडक्टिव लॉस भी है। तो कॉपर लॉस बेसिकली काउंट्स फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स दैट आर मेड अक्रॉस द ट्रांसफार्मर लेग्स, ठीक है। तो हाई साइड प्राइमरी को कहो तो आर इक्वलेंट हाई साइड टोटल रेजिस्टेंस कितनी है हाई साइड की, और टोटल जो है वो रिएक्टेंस कितनी है हाई साइड की। सो यहां पर जो कॉपर लॉसेस होंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लॉसेज, ठीक है जी। आई स्क्वायर आर लॉसेज, आई स्क्वायर आर लॉसेज, ये देख ले 275 में आई स्क्वायर आर लॉसेज। दिस आई इज बेसिकली इक्वल टू ISC। दिस ISC इज द शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक हो गया, ये शॉर्ट सर्किट करंट है और हमारे पास ये ओपन में नहीं था, ठीक है, नो लोड में नहीं था। आई स्क्वायर आर लॉसेज बेसिकली दीज आई स्क्वायर आर लॉसेज आर कॉल्ड एज दी कॉपर लॉसेज, ठीक है जी, जिसे कॉल्ड एज द शॉर्ट सर्किट लॉस, ठीक है। एक चीज आप यहां से ये नोट कर ली। दूसरी आपके पास इंपीडेंस आई, ठीक है जी, जेड इक्वलेंट इंपीडेंस हाई साइड की प्राइमरी की किसके बराबर है R प्लस X, ये देख लें R प्लस X, ये दोनों काउंट हो गए, आपके पास इंपीडेंस आ गई। आई शॉर्ट सर्किट करंट VSC डिवाइड बाय Z इक्वलेंट हाई साइड, ये ISC है, ये ISC आपका, ये ISC, I is equal to V, this is VSC divided by R, not R but Z, R plus JX, so that is equal to ISC is equal to VSC divided by Z equivalent high side, ठीक है जी। तो समराइज करेंगे इस बात को, there is no losses taking place across the secondary, the only losses occurring across taking place across the primary are copper losses. The copper losses are taking place because of the short circuit current. There are the core losses that are taking place in a short circuit are small. Since they are very small, so we can neglect it. So we can say that the only losses taking place across the short circuit current are copper losses, ठीक है जी। और यहाँ पर आप इसको स्टडी कर लें, सारा वही चीजें तो आपने शॉर्ट उसमें अंडरस्टैंडिंग में आपको समझा दी है। इम्पीडेंस अक्रॉस लोड इज 0, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशंस होंगी, ठीक है, ये आपके पास है। अब हमारे पास एग्जांपल है आगे इसी की कंसिडर करते हुए, डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ 75 kVA ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। 4600 प्राइमरी, सेकेंडरी इज 230 वोल्ट 60 हर्ट्ज आर, ये डाटा दिया हुआ है रेटेड कंडीशंस का आपके पास ट्रांसफार्मर का। इसमें जी ओपन सर्किट टेस्ट भी है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी डाटा है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में उसने लो साइड का डाटा दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में उसने हाई साइड का, यानी दोनों टेस्ट के अंदर प्राइमरी का डाटा दिया हुआ है आपके पास। VOC 230 है, IOC 13 एम्पियर है, I0 13 है बेसिकली, VTI टर्मिनल वोल्टेज जैसे VOC लिखा हुआ है इसको। तो ये आपके पास कोर लॉस है, जिसे ओपन सर्किट लॉस लिखा हुआ है POC 1521 वाट, ठीक है। ये मैं आपको करा देता हूँ एक ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट भी उसी तरह ही आप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी, डिटरमिन द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, XM नहीं पता है, XM का ताल्लुक किस अननोन पैरामीटर से है, ओपन सर्किट टेस्ट से है। एंड इक्विवेलेंट कोर लॉस रेजिस्टेंस RFE पूछ रहा है, RFE का ताल्लुक भी ओपन सर्किट टेस्ट से है। द पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रिएक्टेंस एंड पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स, इसका ताल्लुक शॉर्ट सर्किट टेस्ट के साथ है। द वोल्टेज रेगुलेशन, इसको छोड़ दे, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, हम सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला पढ़ेंगे, बाकी आगे ये इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, फिलहाल पार्ट C को आप छोड़ दें, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स पीछे भी रहते हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ओपन नो लोड पावर जिसे कह सकते हैं, कोर लॉस VOC IFE के बराबर है, फार्मूला को पता होना चाहिए। अच्छा, POC पता है 521, VOC पता है 230, तो IFE कितना है निकाल लिया 2.265। ये चीज पूछ रहा था, ये हमारे पास पहली चीज पूछ रहा था मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM। सो XM के पीछे IM को पता होना चाहिए, और IM तब निकलेगा जब करंट के दोनों कंपोनेंट्स पता हो। IFE तो पता है, I0 कितना है 13, इनमें से वो माइनस भी हो सकता है, जैसे ये इसने किया हुआ, जरा गौर से देखें,
IOC इज इक्वल टू IFE प्लस IM स्क्वायर और अंडर रूट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, दोनों को अंडर रूट करें, माइनस करें तो IM आपके पास निकल जाएगा 12.842। जब IM निकल गया तो XM निकलेगा V बाई IM, तो V कितना है आपके पास 230 और IM कितना निकला है आपके पास 12.8, तो ये भी आपके पास निकल जाएगा XM भी निकल गया, IM भी निकल गया। अच्छा, अब कोर लॉस रेजिस्टेंस एंड कोर लॉस रेजिस्टेंस नहीं पता। कोर लॉस रेजिस्टेंस RFE के लिए VT बाई IFE, VT 230 है, IFE आपके पास ऊपर से मालूम किया हुआ है, तो ये भी निकाल लेंगे। ये आपके पास ओपन सर्किट खत्म हो गया। आगे आ गया पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रिएक्टेंस एंड पर यूनिट इंपीडेंस ट्रांसफार्मर। ये एक एक चीज आप निकालेंगे। ये पर यूनिट वैल्यूज मैंने अभी वो आर्टिकल कराया नहीं है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करा लूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आप इंशाल्लाह ये सारी की सारी वैल्यूज शॉर्ट सर्किट की भी निकाल लेंगे, यहाँ तक क्या कहते हैं इंपीडेंस ऑफ दी शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर यूनिट में निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये सारा का सारा वेरी सिंपल है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये पर यूनिट वैल्यूज है, मैं आपको समझा दूंगा।